जरा सोचिए, क्या खूबसूरती सिर्फ उसी चीज में होती है जिसे हम देख या सुन सकते हैं, या फिर अनकही भावनाओं में, खामोशी में कुछ ज्यादा गहराई होती है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता गीत अगीत हमें इसी दार्शनिक सवाल के बीच लाकर खड़ा कर देती है, और आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता की आप कह सकते हैं आत्मा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक दुविधा है जिसे दिनकर जी प्रकृति, पशु पक्षियों और इंसानों के जरिए हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए इस गहरे सवाल में उतरने से पहले जरा उनके रचयिता को जान लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हिंदी साहित्य में उनकी ऊर्जा से भरी जोशीली लेखनी के लिए जाना जाता है। तो दिनकर जी को यूं ही ओज के कवि नहीं कहा जाता था। एक तरफ उनकी कलम कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसी रचनाओं से जैसे आग उगलती थी, तो दूसरी तरफ, और यही तो कमाल है, उसी कलम ने उर्वशी जैसी बेहद इमोशनल और फिलॉसफिकल रचना भी की, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यही जोश और गहराई का संतुलन हमें उनकी कविता गीत अगीत में भी देखने को मिलता है। तो आखिर ये गीत और अगीत हैं क्या? देखिए, मतलब बहुत सीधा सा है। गीत मतलब जो गा दिया गया, भावनाओं का वो रूप जिसे दुनिया सुन सकती है, देख सकती है। और अगीत यानी अनगाया, वो खामोश एहसास जो दिल में तो तूफान की तरह उठता है पर जुबान तक नहीं आ पाता। कविता हमें इसी जाहिर और छुपी हुई खूबसूरती के बीच लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए कविता के पहले सीन में चलते हैं। ये हमें ले जाता है एक नदी के किनारे, जहां प्रकृति खुद इस दुविधा को जी रही है। यहां दो किरदार हैं, एक जो गा रहा है और दूसरा जो खामोशी से बस सुन रहा है। यहां देखिए, नदी वो अपने विरह का, अपने बिछड़ने के दर्द का गीत गा रही है। वो तेजी से बह रही है, किनारों से टकरा रही है, मानो अपना दिल हल्का कर रही हो। ये है गीत का एक बिल्कुल साफ उदाहरण, एक भावना जिसे आवाज मिल गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी किनारे पर एक और किरदार है, गुलाब, और वो बिल्कुल खामोश है। नदी के इस गीत को बस देख और सुन रहा है, लेकिन खुद कुछ कह नहीं पा रहा। और इस गुलाब के मन में ना एक खामोश सी इच्छा पल रही है। वो सोच रहा है, काश अगर विधाता ने मुझे भी आवाज दी होती तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का, अपने दुखों और उम्मीदों का गीत इस दुनिया को सुना पाता। यही है अगीत, एक अनकही, एक गहरी तमन्ना। तो देखिए, पहले ही सीन में गीत और अगीत बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ नदी का बहता हुआ दर्द है, उसका गीत, और दूसरी तरफ गुलाब की खामोश तमन्ना, उसका अगीत। एक की खूबसूरती उसके इजहार में है तो दूसरे की उसके इंतजार में। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, सुंदरता किस में ज्यादा है, नदी के उस बहते हुए गीत में या फिर गुलाब की उस खामोश इच्छा में जिसमें न जाने कितनी भावनाएं छिपी हैं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे दृश्य की तरफ। यहां कवि हमें ले जाते हैं तोतों के एक जोड़े के पास और दिखाते हैं कि प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि नर तोता यानी शुक एक घनी डाल पर बैठा है, और जैसे ही वसंत की किरणें पत्तों से छनकर उस पर पड़ती हैं, वो खुशी से चहकने लगता है, गाने लगता है। उसका गीत पूरे जंगल में गूंज उठता है। ये प्रेम और आनंद का एक जाहिर गीत है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ठीक नीचे घोंसले में मादा तोता यानी शुकी अपने अंडे से रही है। वो अपने साथी का गीत सुन तो रही है, पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल खामोश है। और यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शुकी के दिल में भी गीत तो उठता है, पर उसका स्नेह, उसकी ममता इतनी गहरी है कि वो आवाज बाहर ही नहीं आ पाती। वो उसी में समा जाती है। उसका प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उसके फूले हुए पंखों से जाहिर होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत अगीत है। तो यहां भी हमें वही बात दिखती है। एक का प्रेम गूंज रहा है, पूरे जंगल में सुनाई दे रहा है, और दूसरे का प्रेम खामोशी से महसूस किया जा रहा है। एक सुनाई देता है, दूसरा दिखाई देता है। तो फिर सोचिए, कौन ज्यादा सुंदर है? शुक का वो मुखर प्रेम जो सबको सुनाई दे रहा है, या शुकी का वो खामोश समर्पण जिसमें एक नई जिंदगी पल रही है? अब आते हैं कविता के आखिरी और शायद सबसे इमोशनल हिस्से पर, जो इस बहस को इंसानी रिश्तों के दायरे में ले आता है। शाम का वक्त है और एक प्रेमी आल्हा गा रहा है, जो जोश और प्रेम से भरा एक लोकगीत है। उसके गीत का पहला सुर ही इतना दमदार है कि उसकी प्रेमिका खींची चली आती है। ये गीत की ताकत है।
और अब कहानी का फोकस जाता है प्रेमिका पर। वो चोरी छिपे नीम की छांव में खड़ी होकर ये गीत सुन रही है और उसका दिल भावनाओं से बस भरता जा रहा है। और वो मन ही मन सोच रही है, हे भगवान, काश मैं इस गीत की एक लाइन होती। उसकी इच्छा सिर्फ गीत सुनने की नहीं है, बल्कि उस गीत में मिल जाने की है, उसका हिस्सा बन जाने की है। ये एक गहरा, खामोश अगीत है जो गीत के साथ एक हो जाना चाहता है। तो आप देखिए, इस आखिरी सीन में गीत और अगीत अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे में जैसे मिल जाते हैं। प्रेमिका गाया हुआ गीत तभी तो पूरा होता है जब प्रेमिका का अनकहा भाव उससे महसूस करता है। एक की अभिव्यक्ति दूसरे की अनुभूति पे टिकी है। तो हमने प्रकृति को देखा, पशु पक्षियों को देखा और इंसानों को भी देख लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि कविता का असल संदेश क्या है। जब हम इन तीनों सीन्स को एक साथ रखते हैं तो एक बड़ा ही कमाल का पैटर्न सामने आता है। चाहे वो प्रकृति हो, जानवर हो या इंसान, गाया गया भाव और अनगाया एहसास यानी गीत और अगीत दोनों हर जगह, हर पल साथ साथ मौजूद हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बुनियादी सच है। और मेरे ख्याल से यही इस कविता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच है। दिनकर जी किसी एक को विनर नहीं बनाते। वो ये नहीं कहते कि गीत ज्यादा सुंदर है या अगीत। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है। खूबसूरती सिर्फ जाहिर करने में नहीं है, खामोशी में भी उतनी ही ताकत है। जो भावनाएं शब्दों में ढल जाएं वो सुंदर है, पर जो इतनी गहरी हो कि शब्द कम पड़ जाएं, उनका सौंदर्य शायद और भी ज्यादा गहरा होता है। तो ये विश्लेषण तो यहां खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ, एक ऐसा सवाल जिसे कवि ने हम सबके लिए खुला छोड़ दिया है। जरा सोचिए, हमारी अपनी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा अगीत है, वो कौन सी अनकही बात, कौन सा खामोश एहसास है जिसकी खूबसूरती शायद किसी भी गाए हुए गीत से कहीं ज्यादा है।